92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, 2 साल के बड़े खूबसूरत रिश्ते के बाद हम इस रिश्ते को और आगे बढ़ा रहे हैं नए नए रंगों के साथ। जो कहानियां मैं सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, एक राइटर्स की मंडली है जिसको मैं ट्रेन करता हूं, जो बम्बई और भारत के कई और हिस्सों में रहते हैं। मैं उनकी मदद करता हूं बेहतर से बेहतर कहानियां लिखने में और फिर उन्हीं कहानियों को आपके सामने पेश करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं मृत्युंजय की लिखी कहानी जादू की छड़ी। दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा शायद रसोई में नाश्ता तैयार कर रही थीं। वहीं से आवाज लगाते हुए बोली, निम्मी निम्मी, देख तो जरा दरवाजे पे कौन है। मैं अपने कमरे में बिट्टू के साथ किसी बात पे लड़ रही थी। ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन मेरी बिट्टू से लड़ाई ना हो, और हो भी क्यों ना। हमेशा मेरी चीजें इधर से उधर करता रहता है, मेरे हाथों से रोज पिटता है, फिर भी इसकी आदत नहीं बदलती। हम दोनों के दिन की शुरुआत रोजाना इसी तरह होती है। जब दरवाजे पे दोबारा खटका हुआ तो इस बार अम्मा बुदबुदाते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। इस घर में किसी को भी किसी की बात सुनने की फुर्सत नहीं है, सब नवाबों की तरह पड़े रहते हैं। एक दिन घर में हाथ पैर समेट के बैठ जाओ ना, तो न जाने इस घर का क्या होगा। अम्मा ने दरवाजा खोला तो सामने डाकिया खड़ा था। तार है। डाकिया लिफाफा अम्मा को देते हुए बोला, यहाँ साइन कर दीजिए। पोश में बैठे बाबूजी अखबार पढ़ रहे थे। अखबार पढ़ते हुए दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन बाबूजी पे इसका कोई असर नहीं होता। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आखिर अखबार में ऐसी कौन सी खबर छपी रहती है जिसको लोग पढ़ने के लिए इतने उतावले रहते हैं। अरे मुझे तो उसमें छपी तस्वीरों के सिवा कुछ समझ में नहीं आता, वो भी सिर्फ फिल्मों की। बाबूजी बोले, किसका तार है सुधा। अम्मा बिना कुछ कहे लिफाफा बाबूजी को देके रसोई की तरफ चली गई। बाबूजी ने अखबार के पन्ने पलटते हुए जब तार का लिफाफा देखा तो विस्मय से बोले, अरे ये तो बड़े भाई साहब का तार है, घर से आया है, लेकिन ये अचानक तार भेजने की क्या जरूरत पड़ गई। ये कहते हुए बाबूजी ने लिफाफा खोला और कुछ कहते कहते चुप हो गए। मैंने कमरे से बाहर निकलते हुए बाबूजी से पूछा, किसका तार है बाबूजी। वो कुछ देर तक अपलक मेरी तरफ देखते रहे, मानो उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं हो। जब अम्मा की आवाज़ बाबूजी तक पहुंची तो वो कुर्सी से उठे और बिना ध्यान दिए खिड़की से बाहर देखते हुए बोले, तुम्हारे ताऊजी का। अम्मा नहीं रही। मैं कुछ कहने वाली थी, लेकिन कहते कहते चुप हो गई, जैसे एकदम से किसी बात का ख्याल आ गया हो। कुछ समय पहले तक घर में जो चहल पहल हो रही थी वो सब शांत पड़ गई थी। कुछ देर तक कमरे में घुटा घुटा सा सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर के बाद मैं बाबूजी के कमरे में गई। मैंने धीरे से कहा, बाबूजी। कुछ देर बाद बाबूजी बोले, हाँ बेटा। उनकी आवाज़ इतनी धीमी और सहज थी कि कुछ देर तक मैं जान भी नहीं सकी कि बाबूजी अपने में ही धीरे धीरे रो रहे हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, आंसू जो बिल्कुल ठंडे सहज होते हैं, जो दिल के दुख को भीतर तक निचोड़ते हुए चुपचाप बूंद बूंद गिरते रहते हैं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय की लिखी कहानी जादू की छड़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, अचानक घर में आए तार से पता चलता है कि निम्मी और बिट्टू की दादी माँ नहीं रहीं, और इस खबर से सारा घर सदमे में है। अब आगे। इस खबर के बाद उसी दिन शाम की ट्रेन से गांव जाने की तैयारी हो गई। ट्रेन में मैं अम्मा के साथ बैठी थी। कहने को उस ट्रेन के डिब्बे में कई लोग थे, फिर भी लग रहा था कि मानो कोई नहीं है। किसी भी बात के जवाब में हम केवल सर हिला दिया करते या फिर हाँ ना बोल के चुप हो जाते। माँ पल्लू से हर थोड़ी देर में आंखें पोंछे जा रही थीं। कभी सोचा नहीं था कि हाँ और ना, दो मामूली से लगने वाले शब्द अपने अंदर इतने बड़े मायनों को समेटे रहते हैं। अम्मा आंखें मूंद के खामोश बैठी थीं। मैंने धीरे से कहा, अम्मा क्या सोच रही हो। अम्मा मेरी तरफ देखते हुए बोली, निम्मी तेरी दादी ने हम लोगों के लिए न जाने कितने दुख सहे, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं बोली, जिंदगी भर दूसरों को देती रही।
ये बोलते बोलते अम्मा की आवाज़ बैठने लगी। अभी तक जो आंसू पल्लू में जाके सूखते जा रहे थे, फिर धीरे धीरे गालों पे ढलकने लगे। जिंदगी में किसी से बिछड़ने के दुख से ज़्यादा हम उस दुख के लिए रोते हैं कि अब उसकी खाली जगह को भरने वाला कोई नहीं रहा। शायद दूसरे के दुख का बहाना लेके हम अपने ही दुख को रोते हैं। खिड़की से सर टिकाए मैं बाहर देख रही थी। हल्की पीली चांदनी मकानों की छतों और पेड़ों पर पड़ रही थी और वो हमसे दूर और दूर भाग रहे थे। और मुझे लगा कि बहुत से लोग, जिनमें से मैं भी हूँ, कितने दूर तक चले आते हैं, फिर कुछ जाने बिना कुछ कहीं हमारे भीतर खामोश हो जाता है। हम बड़े हो गए हैं उम्र में, अनुभव में, लेकिन खामोशी का दायरा बढ़ता जाता है। कोई भी शायद उसका साझीदार नहीं हो पाता। मैं सोच रही थी, समय लम्हों के पंख लगाए कितनी तेजी से उड़ता है। हम चाह के भी उससे बराबरी नहीं कर पाते। उस समय हम दिल्ली नहीं आए थे, गांव में ही रहा करते थे। वहां ज़रूरत की लगभग सारी चीज़ें थीं। स्कूल, अस्पताल, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, सब कुछ। तब बाबूजी, ताया जी, दादी माँ, अम्मा, बिट्टू, हम सब एक साथ एक ही घर में रहते थे। बाबूजी जल बोर्ड में जूनियर इंजीनियर हैं। जब बाबूजी का दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था तब मैं मिडिल में पढ़ती थी और बिट्टू शायद चौथी में। आज बिट्टू मिडिल में पहुंच गया है और मैं स्कूल की दहलीज लांग के कॉलेज में आ पहुंची हूँ। कल जहाँ मैं खड़ी थी उस जगह आज बिट्टू खड़ा है। और दिल्ली आने के बाद मैं और बिट्टू पहली बार गांव जा रहे थे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय की लिखी कहानी जादू की छड़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, निम्मी और बिट्टू की दादी माँ नहीं रहीं। सब लोग गांव जा रहे हैं। निम्मी सोचने लगती है कि पहले कैसे सब एक ही घर में साथ रहते थे। अब आगे। बाबूजी और अम्मा कभी कभी गांव जाया करते थे। जाना हम भी चाहते थे, लेकिन पढ़ाई के टाइम टेबल ने जिंदगी के टाइम टेबल को कभी बैलेंस नहीं करने दिया। जब हमारी छुट्टियां होती थीं तो बाबूजी के पास छुट्टियों की कमी रहती। इन छुट्टियों की लुका छिपी में धीरे धीरे दिन, महीने, साल सरकते रहे और साथ साथ जिंदगी भी। सोचती हूँ तो लगता है अभी कल की बात थी। उन दिनों दादी माँ हमारे लिए विश पूरा करने की मशीन की तरह थी। हम जानते थे कि जो चीज़ किसी के पास ना मिले वो दादी माँ के पास ज़रूर मिलेगी। हमें लगता था कि दादी माँ के पास कोई ख़जाना रखा है, बस कहने भर की देर थी। दिल्ली आने के बाद भी दादी माँ समय समय पे हमारे लिए कुछ न कुछ भेजा करती थी, जैसे दादी के पास पैसों का टकसाल हो। बिट्टू कभी कभी कहता था, तुम्हें पता है दीदी, दादी के पास हर चीज़ कैसे मिल जाती है? कैसे? दादी के पास जादू की छड़ी है। अच्छा, तुझे कैसे पता? अरे दीदी पता है, सोनू ने बताया। क्या बताया सोनू ने? यही कि सबकी दादी माँ के पास जादू की छड़ी होती है। बिट्टू की आवाज में हल्का सा विस्मय होता जो उसकी आंखों में साफ दिखाई देता था। इसीलिए तो हमको दादी माँ से हर चीज मिल जाती है, समझी? हाँ समझी। हम में ऐसा कुछ होता है जो ना हो के भी हमारे साथ साथ चलता है, जिसको याद नहीं किया जाता क्योंकि वो कभी भूलता नहीं है। जैसे मैं दादी माँ को याद कर रही थी। अरे निम्मी, कहीं दिखाई नहीं दे रही है? बाबूजी की आवाज़ सुनाई दी। सुबह से मुंह फुलाए बैठी है। अम्मा झिड़कते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ? सुबह से मुझसे लड़ रही है, कहती है कल स्कूल में डांस कंपटीशन है, तो उसमें मैं परी बनी हूँ, मुझे सितारों वाली फ्रॉक चाहिए। बाबूजी बीच में बोले, कल तुमने मुझे कहा था, इसलिए फ्रॉक मैंने कल ही ला दिया था, अब और क्या चाहिए? कहती है बाबूजी ने जो फ्रॉक लाया है वो मैं नहीं पहनूंगी। क्या? बाबूजी चौंके। अरे वो अच्छी फ्रॉक है और कीमती भी है भाई, अब तुम्हारी लाडली के लिए सितारों वाली फ्रॉक कौन ढूंढेगा? दादी माँ ने सुना तो उल्टे बाबूजी पे बिगड़ने लगे। अरे सब के सब ये मेरी फूल जैसी बच्ची पे काहे बिगड़ रहे हो भाई? तुम लोगों को और कोई नहीं मिलता? सबसे सस्ते मेरे ही बच्चे दिखते हैं तुमको, हर बात पे बच्चों पे बिगड़ने लगते हो। ऐसा क्या कर दिया मेरी बच्ची ने? आपकी ये फूल बच्ची दिन ब दिन जिद्दी होती जा रही है। बाबूजी की बात में हल्की सी झुंझलाहट थी। मैं आंगन में मुंह फुलाए बैठी थी। दादी माँ ने आवाज लगाई लेकिन मैंने अनसुना कर दिया।
थोड़ी देर में दादी माँ मेरे पास आके बैठ गई। अरे पगली, इतनी सी बात में मुंह फुलाए बैठी है। दादी माँ मुझको गोद में बिठाते हुए बोली, तुझको सितारों वाला फ्रॉक चाहिए ना, मैं कल तुझे स्कूल जाने से पहले दे दूंगी, अब तो खुश। मेरी तो जैसे लॉटरी लग गई। उस दिन से हर दूसरी चीज के लिए मैं दादी माँ के पास अर्जी लगाने लगी। गुड़िया, खिलौने, बताशे सब के लिए। हम दादी माँ के पास उतनी देर ही टिकते थे जितनी देर हमारी फरमाइशों को पूरा होने में लगता था, उससे ज्यादा नहीं। शायद उससे ज्यादा हमको दादी माँ की जरूरत भी नहीं थी। एक दिन मैं बिट्टू को पढ़ा रही थी कि गली से मलाई बर्फ वाले की आवाज सुनाई दी। हम दोनों के कान खड़े हो गए। बिट्टू कभी कनखियों से मुझको देखने लगता, कभी खिड़की की तरफ। बाबूजी वहीं बैठे थे। बिट्टू बैठे बैठे तरकीब भिड़ाने लगा कि मलाई बर्फ कैसे खाई जाए। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय की लिखी कहानी जादू की छड़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, निम्मी सोचने लगती है कि पहले कैसे सब एक ही घर में एक साथ रहते थे और उनका भाई कैसे कहता था कि दादी के पास एक जादू की छड़ी है जिसके कारण उन भाई बहन की सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाती थी। अब आगे। बिट्टू मुंह में आ रहे पानी से मलाई बर्फ के स्वाद को पीने लगा। बाबूजी का डर था जो हमको बिठाया था, नहीं तो हम दोनों गली में नजर आते। मन मार के वहीं बैठे रहे। बिट्टू टकटकी लगाए खिड़की की ओर देख रहा था कि कहीं मलाई बर्फ वाला चला ना जाए। हम कुछ समझ पाते इससे पहले दादी माँ हाथों में मलाई बर्फ ले आई। अब बिट्टू की निगाहें खिड़की से हट के दादी माँ के हाथों पे अटक गई थी। लाल वाली किसको चाहिए? ले, तू नारंगी वाली खा। दादी माँ हमारे हाथ में मलाई बर्फ देते हुए बोली। बाबूजी सब देख रहे थे। कुछ नाराज होके बोले, बस तुम इसी तरह से इनकी आदतें बिगाड़ रही हो अम्मा। देख रहा हूँ दिनों दिन बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं, दिनों दिन इनकी फरमाइशें बढ़ते जा रही हैं और तुम हर फरमाइश को पूरी किए जाती हो। अरे हर चीज के लिए तुम्हारी गोदी में आ बैठते हैं और तुम पिघल जाती हो। ऐसे में तो ये कल जिद्दी हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीजें तक तो ठीक है, लेकिन कल यही फरमाइशें बड़ी हो जाएंगी और फिर बच्चों को बिगड़ते कितनी देर लगती है अम्मा। आदत तो मैंने तेरी भी बिगाड़ी थी, तू बिगड़ गया क्या? मुझे तो कहीं से बिगड़ा हुआ नहीं दिखाई देता। बगल की चारपाई पे बैठते हुए दादी माँ बोली, अम्मा तुम नहीं समझती, इस तरह से कल हर चीज के लिए फरमाइश करने लगेंगे। दादी माँ बाबूजी की बात को बीच में ही काट के बोली, अरे पगले बच्चे प्यार दुलार के भूखे होते हैं और ये भूख बचपन में नहीं मिटी तो इनकी सारी जिंदगी खराब कर देगी। बचपन के 2 दिन तो इनको जी भर के जी लेने देना, फिर से ये दिन इनकी जिंदगी में लौट के थोड़े आने, और फिर सारी जिंदगी तो इनको दुनियादारी की दुकान में अपने आप को गिरवी रखना है ना। बचपन स्कूल की किताबों के नीचे दब जाएगा, जवानी जिंदगी संवारने में, और फिर बाकी बची जिंदगी में खड़े होके ललचाई नजरों से अपनी पिछली जिंदगी को याद करेंगे और जिंदगी निकल जाएगी। जब मैं बहुत छोटी थी तो दादाजी दुनिया से चले गए थे। शायद बिट्टू को पता भी ना हो कि उसके कोई दादाजी भी थे। अम्मा बताती हैं तब मैं 4 या 5 बरस की थी। दादाजी किसी फर्म में क्लर्क हुआ करते थे जिनकी पेंशन अभी भी दादी माँ को मिल रही थी। अभी पिछली दिवाली की बात थी। बिट्टू कंप्यूटर गेम के लिए अड़ गया। माँ ने पहले ही फरमाइश को नकार दिया था। एक दिन दादी माँ का फोन आया। उन दिनों घरों में फोन होना अमीरी की निशानी मानी जाती थी। हमारे पड़ोसी के घर में फोन था तो कभी कभी हमारी बातें भी उस फोन से हो जाया करती थी। उस दिन मैं दादी माँ से बात कर रही थी कि पीछे से बिट्टू गेम की रट लगाने लगा। दादी ने पूछा लेकिन मैंने कुछ नहीं कह के बात टाल दी। लेकिन बिट्टू कंप्यूटर गेम के लिए भूख हड़ताल पे बैठ गया। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय की लिखी कहानी जादू की छड़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, निम्मी सोचने लगती है कि उसका भाई कैसे कहता था कि दादी के पास जादू की छड़ी है और कैसे उनकी दादी उनकी सारी फरमाइशों को पूरा कर देती थी। अब आगे। बिट्टू का यह हाल देख के किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर करें क्या। अम्मा बाबूजी प्यार से मार से समझा के जब थक गए तो आखिर में दादी माँ ने बिट्टू के लिए कंप्यूटर गेम भेज दिया। बाबूजी कुछ कहते लेकिन पता था दादी माँ पे इसका कोई असर नहीं होना था। तब से आए दिन दादी माँ हमारे लिए कुछ न कुछ भेजने लगी थी। निम्मी,
निम्मी उठो बेटा, अम्मा मुझको जगाते हुए बोली। मैंने आंखें मलते हुए देखा, स्टेशन आ गया था। लोगों का शोर कानों तक आके टकराने लगा। सामान ट्रेन से उतार के हम सब प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए। शायद ताऊजी आने वाले थे। मैं पास की बेंच पे बैठ के ऊँघने लगी और लोगों को इधर उधर भागते देख रही थी। लोग अपने अपने मकाम पे पहुंचने के लिए कितनी जल्दी में थे। दुनिया भी एक ट्रेन की तरह ही तो है, जिसमें हम सब सवार होके अपनी अपनी मंजिल की तरफ जाते हैं। इसी सफ़र के दरमियान मिलने वाले हमारे सभी दोस्त, नाते रिश्तेदार, अपने पराए मुसाफिर की तरह हैं, जो हमारे साथ तो चलते हैं लेकिन हमारे साथ कहीं पहुंचते नहीं। कुछ दूर के बाद सब अपने अपने ठिकानों की ओर बढ़ जाते हैं, जैसे साथ साथ चलना महज एक दिखावा है जो हमें इस बात की तसल्ली देता है कि हम सफ़र में अकेले नहीं हैं, और भी कई लोग हमारे साथ हैं। और जब हम पलट के पीछे देखते हैं तो हमारे सिवा कोई नहीं होता, सिर्फ उनके होने का भरम रह जाता है। इतने में भीड़ से दबी हुई एक आवाज़ सुनाई दी। मैंने देखा ताऊ जी हाथ हिलाते हुए हमारी ओर बढ़ रहे हैं। सफ़र में परेशानी तो नहीं हुई? ताऊ जी ने धीरे से पूछा। नहीं, कुछ खास नहीं, बाबूजी बोलते हुए सामान उठाने लगे। औपचारिक बातें करते हुए हम स्टेशन से बाहर आ गए। स्टेशन से घर ज़्यादा दूर नहीं था, 10-15 मिनट में हम घर पहुंच गए। सामान उतारते हुए ताऊ जी बोले, बेटा निम्मी तुम लोग पीछे के दरवाजे से अंदर चलो, मैं सामान लेके आता हूँ। अम्मा के साथ मैं और बिट्टू आंगन में पहुंचे ही थे कि सामने ताई जी को देख के अम्मा रोने लगी। ये देख के बिट्टू ने मेरा हाथ पकड़ लिया। शायद कुछ समझ नहीं पाया था। घर में सबके चेहरे पे एक उदासी और खालीपन की रेखा खिंची हुई थी। मन मेरा भी भारी था, लेकिन इतना नहीं कि मैं रोने लगूं। या शायद मैं अभी इतनी बड़ी नहीं हुई थी कि जिंदगी की बारीकियों को समझ सकूं। इतने में पंडित जी के मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वो किसी मंत्र का जोर जोर से उच्चारण कर रहे थे। शायद अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं। तभी मेरे मन में न जाने क्या ख्याल आया कि मैं बिट्टू को लेकर दादी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी। एक उम्र होती है जब छिप के कुछ भी करने में एडवेंचर का आनंद मिलता है। डर लगता है, लेकिन उससे अधिक कौतूहल और जिज्ञासा जागती है। एक जादुई सी चीज जो यूं ही अपनी ओर खींच ले जाती है। कमरे में पहुंच के मैं बिट्टू का हाथ पकड़े खड़ी थी कि बिट्टू धीरे से बोला, दीदी यहाँ से चलो, मुझे डर लग रहा है। मैं उसकी बात को बिना सुने कमरे की हर चीज को गौर से देखने लगी, मानो किसी खास चीज की तलाश कर रही हूं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, आज मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य मृत्युंजय की लिखी कहानी जादू की छड़ी। आज की कहानी में अब तक आपने सुना, निम्मी और बिट्टू अपने गांव वाले घर आ गए हैं और निम्मी बिट्टू को लेके अपनी स्वर्गवासी दादी माँ के कमरे में कुछ खोजने चली आई है। अब आगे। हम पहले भी इस घर में सालों रह चुके थे, लेकिन मैंने कभी दादी माँ के कमरे को भीतर से देखा नहीं था। आज कमरे में पहुंच के पता लग रहा था मैं पहली बार इस कमरे को देख रही हूं। कितनी बार हम अपने आसपास की चीजों को बार बार देख के भी जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, क्योंकि हम सिर्फ उसको देखते आए हैं। आज मैं दादी माँ के कमरे को पहली बार पहचानने की कोशिश कर रही थी। कमरे में दादी माँ की हर चीज को मैं उत्सुकता से देखने लगी। पलंग, रैक में रखा सामान, बिस्तर के सरहाने रखी पोटली, सब कुछ। दीवार पे एक फोटो फ्रेम टंगा था जिसमें दादी माँ और दादाजी बैठे हुए थे। हो सकता है उनकी शादी के दिनों की हो। इतने में मेरी नजर पलंग के नीचे रखे बक्से पे पड़ी। मैंने उसको खोलना चाहा, लेकिन कुछ हिचकिचाहट के कारण रुक गई। तभी बिट्टू मेरे बगल में आके बोला, दीदी इसमें क्या है? मैंने धीरे से बक्से को खोला। उसमें से एक अजीब सी गंध आ रही थी। ऊपर कुछ साड़ियां रखी थी। उनमें से एक साड़ी बीच बीच में से कटी फटी थी। मुझे कुछ अजीब लगा। ये फटी हुई साड़ी दादी के बक्से में क्या कर रही है? मैं कुछ समझ पाती कि मुझको कुछ याद आया। दादी माँ ने एक बार मुझको सितारों वाला फ्रॉक दिया था जो बिल्कुल इस साड़ी से मेल खाती थी। फिर मैंने उस साड़ी को दीवार में लगे फोटो की साड़ी से मिलाया। मैं अचानक चौंक गई।
ये तो दादी माँ की सुहाग की साड़ी थी। तो क्या वो सितारों वाला फ्रॉक? मैंने साड़ी को वापस बक्से में रख दिया। कपड़ों की तहों के नीचे 3-4 गुड़िया रखी थी। एक जार में ढेर सारे कंचे भरे पड़े थे। बक्से के एक कोने में बैंक की पासबुक रखी थी। मैंने उसको एक तरफ रख दिया पहले, और फिर उसको खोल के देखने का मन हुआ। पासबुक खोल के देखी तो एक ही रकम सिलसिलेवार उसके हर पेज पर छपी थी, 2500 रुपए। शायद ये रकम दादी माँ को हर महीने पेंशन के रूप में मिलती रही हो। जब पासबुक के पन्ने पलटते हुए मेरी नज़र आखिरी पन्ने पे पड़ी तो उस पे बैलेंस की जगह सिर्फ 800 रुपए लिखे थे। दादी माँ के पास सिर्फ 800 रुपए बचे थे जिंदगी भर की कमाई। दादी माँ को हर महीने 2500 रुपए मिलते थे, तो क्या वो सारे तोहफे, वो गुड़िया, वो खिलौने, सब इन पैसों से खरीद के हमें दिया करती थी? वो अपनी सारी रकम हमारे शौक पूरा करने में खर्च करती थी। अब मेरे हाथ पांव कांपने लगे। मैंने जल्दी जल्दी सारे सामान को बक्से में रखा और बिट्टू को लेकर तेजी से कमरे के बाहर आ गई। मुझे बिट्टू की बात याद आ गई। दीदी, दादी माँ के पास जादू की छड़ी है। फिर और भी बातें याद आईं, बहुत सी बातें, एक के बाद एक, बेतरतीब। सामने वाले कमरे में अम्मा, ताईजी और दूसरी औरतों के साथ बैठी थी। मैं अम्मा के पास पहुंची थी कि न जाने मुझको क्या हुआ। मैं जोर जोर से रोने लगी। अम्मा मुझको जितना रोकने की कोशिश करती, मेरे आंसू उतने ज्यादा निकलते। मुझे दादी माँ की जादू की छड़ी मिल गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।